ऑप्शंस देख लेते हैं। हजारीबाग, रांची, संथाल परगना या नेतरहाट पठार। दोस्तों झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो नेतरहाट पठार है। दोस्तों नेतरहाट जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और दोस्तों ये नेतरहाट पठार जो है यही झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन डी नेतरहाट पठार जो है वो सही उत्तर है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जहांगीर के शासनकाल में किस नागवंशी शासक को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। सबल राय, राजा दुर्जनशाल, भीमकर्ण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में राजा दुर्जनशाल को जो है वो 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया। दोस्तों जहांगीर ने इब्राहिम खान को 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान को दोस्तों जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और कोकरा जो अभी का झारखंड है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने भेजा इब्राहिम खान को। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इब्राहिम खान जब झारखंड पहुंचता है, कोकरा पहुंचता है, तो वहां पर इसने राजा दुर्जनशाल को मुगल की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। अब दोस्तों दुर्जनशाल ने इस पर मना कर दिया। इन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस पर दोस्तों दुर्जनशाल को कैद कर लिया गया और इन्हें 12 वर्षों तक के लिए कैद में रखा गया। बाद में दोस्तों सन 1627 ईस्वी में हीरे की सही परख करने के लिए, हीरे की सही पहचान करने के लिए जहांगीर ने राजा दुर्जनशाल को मुक्त करने का आदेश दे दिया और दोस्तों इसके बाद इन्हें शाह की पदवी दी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न जो बनकर आते हैं वो ये है कि किन्होंने जो है कैद किया था राजा दुर्जनशाल को? तो जहांगीर ने कैद करवाया था। और दोस्तों कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक कैद रहे। 1615 ईस्वी में दुर्जनशाल को कैद किया गया और 12 वर्षों तक ये कैद में रहे, जहांगीर के कैद में 1627 ईस्वी तक। दोस्तों यहाँ पर कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा को हीरे की सही परख करने के कारण जो है बंधन से मुक्त कर दिया गया? तो ये राजा दुर्जनशाल ही हैं। दोस्तों इन्होंने जो है मुगल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण इन्हें कैद कर लिया गया था। और दोस्तों बाद में हीरे की सही परख करने के कारण जहांगीर ने खुश होकर जो है इनको कैद से मुक्त करने का आदेश दे दिया था और 1627 ईस्वी में ऐसा हुआ था दोस्तों। और बाद में इन्हें शाह की पदवी भी दी गई, शाह की पदवी दी जहांगीर ने। और दोस्तों और इन्हें जो है कैद से मुक्त कर दिया गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दीवान जयनाथ सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शंस देख लेते हैं। भोक्ता विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह। दोस्तों भोक्ता विद्रोह जो है इसी से संबंध है दीवान जयनाथ सिंह की। दोस्तों दीवान जयनाथ सिंह जो थे वो राजा चित्रजीत राय के दीवान थे। पलामू के चेरो वंश के राजा चित्रजीत राय के दीवान थे दीवान जयनाथ सिंह। और दोस्तों इनका संबंध है भोक्ता विद्रोह से। दोस्तों ये भोक्ता विद्रोह जो है सन 1770 से 71 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि इसी समय जो है वो चेरो विद्रोह भी प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि चेरो विद्रोह के सपोर्ट में ये भोक्ता विद्रोह जो है ये प्रारंभ किया गया था। इसके समानांतर ही प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है भोक्ता विद्रोह, यानी कि दीवान जयनाथ सिंह का जो संबंध है वो भोक्ता विद्रोह से है। और दीवान जयनाथ सिंह जो हैं वो राजा चित्रजीत राय के दीवान थे, जो कि पलामू के चेरो वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। बुद्धू भगत का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह या भूमिज विद्रोह। दोस्तों इसका सही उत्तर है कोल विद्रोह। सन 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था कोल विद्रोह। 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों।
और दोस्तों इस समय इनके नेतृत्वकर्ता जो है इनमें से बुद्धू भगत भी थे। और दोस्तों यह कोल विद्रोह जो है यह प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। फर्स्ट था सुसंगठित। प्रथम सुसंगठित और व्यापक विद्रोह कौन सा था? तो कोल विद्रोह था। और बुद्धू भगत का संबंध जो है दोस्तों इसी जनजातीय विद्रोह से था। दोस्तों एस.आर. टिकेल ने इसे लड़का कोल भी कहा है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ, इनको भी आपको ध्यान रखना है। एस.आर. टिकेल ने दोस्तों इसे लड़का कोल के नाम से भी कहा है, कोल विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, किस वर्ष संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कान्हू को फांसी की सजा सुनाई गई? 1850, 1852, 1855 और 1856। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1856 ईस्वी में। दोस्तों संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। ये हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। और दोस्तों ये संथाल विद्रोह जो है ये संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति भी इसे कहा जाता है। संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी इसे कही जाती है। इसे हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका नेतृत्व जो है वो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने किया था। दोस्तों इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में से एक जो कान्हू थे उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है हमारे पास, बागुन सुमराई, जयपाल सिंह, ठेबले उरांव या जुएल लकड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर है बागुन सुमराई। दोस्तों अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो है वो 1967 में किया गया था, 1967 में, और इसका गठन किया था बागुन सुमराई ने। इसके संस्थापक जो हैं वो बागुन सुमराई हैं। दोस्तों जयपाल सिंह जो है इन्होंने 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। और दोस्तों ठेबले उरांव ने 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था, किसान सभा की स्थापना की थी। जुएल लकड़ा जो है दोस्तों इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बागुन सुमराई, और ये स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मुंडा, हाथू मुंडा, पढ़ा राजा या महतो। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था ही मुंडा शासन व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों इसमें ग्राम का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है, गांव का जो प्रधान होता है ये होता है मुंडा, और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है दोस्तों ये होता है हाथू मुंडा। दोस्तों ग्राम पंचायत का प्रधान इसमें हाथू मुंडा होता है मुंडा शासन व्यवस्था में। और दोस्तों कई गांव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और इसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो पढ़ा राजा होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे पहले तो आता है ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम का जो प्रधान होता है वो मुंडा। पंचायत का जो प्रधान होता है, पंचायत को हाथू भी कहते हैं, और पंचायत का जो प्रधान होता है वो हाथू मुंडा। और दोस्तों कई गांव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और इसके जो प्रमुख होते हैं, पढ़ा के जो प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो होते हैं पढ़ा राजा। और दोस्तों इसमें पाहन जो होते हैं वो धार्मिक प्रधान होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं वो होते हैं पाहन। तो यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों कि मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाथू मुंडा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता है?
अब आता है दोस्तों एक अलग शासन व्यवस्था है, एक अलग जनजाति की शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गांव का प्रधान इसमें कौन होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, महतो, मुंडा, माझी या जोग माझी। दोस्तों इसका सही उत्तर है महतो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था कहलाती है वो कहलाती है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। और दोस्तों इसमें गांव का जो प्रधान होता है वो महतो होता है, और महतो का सहयोगी जो होता है दोस्तों वो माझी होता है। ये माझी जो है ऑप्शन सी में माझी, वो महतो का सहयोगी होता है। महतो का सहयोगी जो है वो माझी होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें 5, 7, 11, 21 अथवा 22 गांव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। पढ़ा का निर्माण होता है। और दोस्तों पढ़ा का प्रमुख जो है वो पढ़ा राजा होता है, और पढ़ा का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है, इसमें पदधारी जो होता है वो पढ़ा दीवान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महतो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हो जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। दोस्तों माझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये अभी हमने बताया उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टूसू पर्व में किनकी पूजा होती है। ऑप्शन है हमारे पास सूर्य, पृथ्वी, महादेव या प्रकृति। दोस्तों इसका सही उत्तर है सूर्य। दोस्तों टूसू पर्व में जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, सोन नदी का मुहाना किस नदी में जाकर मिलता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, गंगा, दामोदर, सकरी या पुनपुन। इसका सही उत्तर है गंगा। सोन नदी का जो मुहाना है ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। और सोन नदी जो है दोस्तों ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, और दोस्तों ये जाकर मिलती है गंगा में। दोस्तों इसका अपवास क्षेत्र जो है वो पलामू और गढ़वा जिला है। पलामू और गढ़वा जिले से होते हुए बहती है दोस्तों सोन नदी, और ये कहाँ जाकर मिलती है, तो गंगा में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है हमारे पास बूढ़ाघाट जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात या दसम जलप्रपात। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है बूढ़ाघाट जलप्रपात। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है दोस्तों ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 137 मीटर से लेकर 137 मीटर है, और दोस्तों फीट में अगर हम लोग बोले तो ये 450 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों बूढ़ाघाट जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है, और ये बूढ़ा नदी जो है दोस्तों ये उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिलती है। उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसे हम लोग लोध जलप्रपात भी कहते हैं। और दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात जो है ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि रांची में स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है। एक बार फिर से आया है, हजारीबाग, नेतरहाट, राजमहल क्षेत्र या खूंटी। इसका सही उत्तर है नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि बोकारो ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत हुई है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी परियोजना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बोकारो ताप विद्युत संयंत्र जो है
ये प्रथम कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है और ये दोस्तों डीवीसी के तहत इसकी स्थापना हुई है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर है बोकारो ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत हुई है? इसका सही उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पलामू अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शंस है हमारे पास 1977, 1976, 1986 या 1988। दोस्तों पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना की गई है 1976 ईस्वी में। तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी 1976 जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, CNT एक्ट में वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने को उत्तरदायी हो कहा गया है? दोस्तों CNT और SPT एक्ट से कंपलसरी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। तो दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो यहाँ पर बनकर आया है वो है कि CNT एक्ट में वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने को उत्तरदायी हो उसे क्या कहा गया है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। भूस्वामी कहा गया है, भूगत बंध बंधक कहा गया है, काश्तकार कहा गया है या मांझी कहा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी काश्तकार। ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उसका लगान चुकाता है, लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी है, उसे कहा गया है CNT एक्ट में काश्तकार। क्वेश्चन नंबर 17 आता है। नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। रामचंद्र मुर्मू, भोगला सोरेन, बेनीराम मेहता या जमादार किस्कू? दोस्तों इसका सही उत्तर है बेनीराम मेहता। दोस्तों बेनीराम मेहता इन्होंने नागवंशावली की रचना की है और दोस्तों इन्हें नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। IIM रांची की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शंस देखते हैं। वर्ष 2000, 2004, 2009 या 2016? इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 2009। IIM रांची जो कि रांची में स्थित है ऑफकोर्स, उसकी स्थापना जो है वर्ष 2009 में की गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि करजन ग्राउंड स्टेडियम किस जिले में स्थित है? करजन ग्राउंड स्टेडियम, तो दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ या हजारीबाग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी हजारीबाग। हजारीबाग जिले में दोस्तों करजन ग्राउंड स्टेडियम जो है वो स्थित है। तो यहाँ दिए हुए विकल्प में ऑप्शन डी हजारीबाग सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस देख लिया जाए। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या 8वां स्थान? दोस्तों भंडार की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का देश भर में प्रथम स्थान है और दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोयले के भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भंडार की दृष्टि से इसका आंसर होगा प्रथम स्थान, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्प में दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। कोयला भंडार की दृष्टिकोण से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि प्रतिदिन शाम 5 बजे वर्मास ऑनलाइन एकेडमी के द्वारा झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित 20 प्रश्नों का यह श्रृंखला जो है प्रसारित किया जाता है। अगर आप पूर्व के वीडियोज़ अभी तक नहीं देख सकें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।